नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शुक्ला। आप हमें देख रहे हैं एयू क्रेज पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत की नदियां। भारत की नदियों से भी हर एंट्रेंस एग्जाम के, हर कंपटीशन के एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। और हाँ साथियों, ये मेरा पूरा भरोसा है, अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं तो निसंदेह उसका प्रतिफल, परिणाम आपके जीवन में आएगा और आपको मिलेगा। भारत नदियों में आप चाहे जहां से पढ़ लीजिए, सवाल वही पूछे जाते हैं, नदियों के पढ़ाने के तरीके वही होते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप पढ़ते कैसे हैं। आपने कहानी तो सुना होगा ना कि एक व्यक्ति था, वह पात्र बहुत छोटा लिया था, लेकिन वह कभी नाले में जाए, कभी नदियों में जाए, कभी समुद्र में जाए, उसे पानी उतना ही मिले, वह अपना पात्र नहीं बदलता था और हैरान हो जाता था कि भाई उसको पानी ज्यादा क्यों नहीं मिलता। समुद्र में जाएंगे तब भी उतना पानी मिलेगा, नदी में जाएंगे तब भी उतना ही मिलेगा अगर आपका पात्र 1 लीटर का है। तो आइए आज हम आपको भारत की नदियों के बारे में बताएंगे और विस्तार बताएंगे। बस डिपेंड ये करता है आप कितना लगन मेहनत के साथ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। और हाँ, आपकी एक शिकायत और सुनने में आई है, सौरभ भाई बता रहा था कि आप लोग अच्छे से अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करने में ना ही वीडियो देखते हैं, ना ही कोई नोट्स बनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही बुरी आदत है, बच्चों की यही बहुत बुरी आदत है। और बार बार अपने टीचर पर प्रेशर करेंगे, सर आप क्लास दीजिए, करंट अफेयर की क्लास करिए, ये करिए। देखिए, आपके चिल्लाने मात्र से कोई चीज होने वाला नहीं है जब तक आप मेहनत और लगन से कार्य नहीं करते। तो मेरा आपसे विशेष अपील है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट सुनाइए और मेरे साथ चलिए। मैं पूरी गारंटी साथ कहता हूं, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, अगर नदियों से आपका एक भी सवाल रुक जाता है, आप हमें जरूर शिकायत करिएगा। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम देखिए अध्ययन में क्या करेंगे, भारत की नदियां। अब नदियां भी किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कौन सी नदियों का चुनाव करेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, नदियों को हमने 2 भागों में बांटा, पहला स्थल के आधार पर, दूसरा मुहाने के आधार पर। अब मुहाने के आधार पर भी नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, अरब सागर क्या है, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूरब से होते हुए पश्चिम में जाकर अरब सागर से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और दूसरा कुछ होती हैं जो पश्चिम से होते हुए जाकर कहां मिल जाती हैं, पूरब, पश्चिम से होते हुए पूरब की ओर जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएंगी, जाकर मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ मुहाने के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांटा, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। अब इस तरफ आते हैं स्थल के आधार पर। स्थल के आधार पर भी हमने देखा नदियां 2 प्रकार की होती हैं, एक हिमालयी नदियां, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं और स्थल भाग से होते हुए बहती हैं, और फिर दूसरी क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियां। अब प्रायद्वीपीय नदियां, ये देखिए, जैसे इस तरीके से ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो हमारी नदियां होंगी, उनका अध्ययन हम इस तरह करेंगे स्थल भाग में। तो हमने इसको 2 भागों में बांटा। आज जो हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं उसमें हम हिमालयी नदियों का चुनाव करेंगे। अब हिमालयी नदियों का हम चुनाव कर रहे हैं, एक बार पुनः आपको कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। भारत की नदियों में नदियां को हमने 2 भागों में बांटा, पहला मुहाने के आधार पर, दूसरा स्थल के आधार पर। मुहाने के आधार पर भी नदियां 2 प्रकार की हैं, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। अरब सागर मतलब पूरब से होते हुए जो नदियां पश्चिम में आकर मिलती हैं और अरब सागर पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती हैं और मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। फिर स्थल के आधार पर हमने देखा तो हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों का अध्ययन हम करेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों का भी अध्ययन हम करेंगे, लेकिन आज के चुनाव में हमने हिमालयी नदियों को लिया। अब आते हैं हिमालयी नदियों पर चर्चा करते हैं। मेरा आपसे केवल इतना ही विशेष आग्रह है कि आप नोट्स बनाते रहिए, भागिए नहीं। आपका एयू एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो, या कहीं का भी हो, डिपेंड ये नहीं करता कि आप क्या कैसे कर रहे हैं, बस डिपेंड ये करता है आप कितने लगन और मेहनत के साथ अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अगस्त के आखिरी सप्ताह तक विश्वविद्यालय से निर्णय आया है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए कुछ प्रबंध किए जाएंगे जिनका प्रवेश होना है। तो अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग खूब सजग रहिए, तैयार रहिए, जो भी निर्णय आएगा उस पर चर्चा होगी। अब देखिए, हमने नदियों के बारे में देखा, किस किस प्रकार से नदियों का क्या क्या सिलसिला था। अब हिमालयी नदियां, अब हिमालयी नदियों में भी जो 3 प्रमुख नदी हैं, हिमालयी नदियों में 3 प्रमुख नदी हैं जो पूरे नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र का निर्माण करती है। इसकी लंबाई है 2828, लगभग मान सकिए, थोड़े बहुत आंकड़े के अनुसार चलते हैं। फिर आती है हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र।
अब सिंधु नदी से जो भी इसकी सहायक नदियां होंगी, कौन कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और सिंधु नदी कहां से निकल के कहां तक यात्रा करती है, और यह अंतरराष्ट्रीय नदी है, और इसकी क्या क्या विशेषता है, किन शहरों से किस राज्य से होकर जाती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाती है गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी से कौन कौन नदियां मिलती हैं, गंगा नदी की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी लंबाई कितनी है 2525, और यह क्या क्या अपने आप में उपयोगिता रखती है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये तीनों नदियां याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। ये तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। तो किन किन देश से होकर ये गुजरते हैं और इनकी क्या क्या उपयोगिता है, कहां से निकलकर और कहां पर जाकर इनका अंत होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और आज हम न ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे, न सिंधु नदी को पढ़ेंगे, बल्कि आज हम गंगा नदी को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चुनाव क्या रहेगा, गंगा नदी। हिमालयी नदियों में भी हम आज किसको पढ़ेंगे, वो है गंगा नदी। गंगा नदी को आज हम अध्ययन में करेंगे। गंगा नदी का निर्माण कहां से होता है, अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है, कि गंगा नदी का निर्माण होता है, किस जगह से गंगा नदी अपनी यात्रा शुरू करती है, ये सारे के सारे सवाल होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एक एक शब्द लिखते चल रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी गंगा नदी तंत्र को समझने में। एक बार मेरे साथ अभ्यास कीजिए, दोबारा अपने घर में अभ्यास कीजिए। उम्मीद और आशा के साथ कहता हूं जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं बहुत गहरी से। गंगा नदी तंत्र में अध्ययन करने से पहले देखिए, आपको एक इस प्रकार से अपने रफ में लकीर खींचना है, यहां से अध्ययन शुरू करेगा और यहां बे ऑफ बंगाल तक चलेगा। इसे कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो आइए इसे अध्ययन में हम आपको बताएंगे। तो एक इस तरीके की आप लाइन खींचिए जिस पर आपको लिखना है, पूरे चर्चे करने हैं। तो देखिए यहां पर कहीं यहां पर एक सुदूर स्थान पर सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। अब देखिए इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे अलकनंदा कहते हैं, अलकनंदा। तो आपका पहला ही सवाल बनता है, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। तो पहला आप एक पॉइंट बनाइए, एक सवाल आपका तैयार हुआ, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। अब देखिए अलकनंदा नदी थोड़ी यात्रा अपनी तय करेगी, जैसे ही ये थोड़ी दूर पर जाती है इसे एक धौली गंगा नाम की नदी मिलती है। अलकनंदा जैसे ही सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के थोड़ी दूर की यात्रा तय की, वैसे ही अलकनंदा को धौली गंगा नामक नदी आकर मिलती है। अब अलकनंदा प्लस धौली गंगा ये दोनों जिस स्थल पर मिलते हैं उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो एक सवाल और आपका बना, देखिए सवाल एक एक सवाल को नोट करते जाइए विशेष के तौर पर। पहला, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। अब पहला सवाल। दूसरा सवाल, अलकनंदा धौली गंगा से जिस स्थल पर मिलती है उसको क्या नाम दिया जाता है, विष्णु प्रयाग। अब सवाल ऐसे भी बन जाता है, विष्णु प्रयाग पे कौन सी दो नदियां आकर मिलती हैं, तो विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती हैं। या फिर ऐसे पूछ ले, अलकनंदा धौली गंगा जिस स्थल पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। पहला दो सवाल हमने आपको बनाए, 3-4 तरीके से जैसे भी घुमा घुमा कर पूछा जाए पूछ सकता है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा धौली गंगा जिस स्थल पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। या विष्णु प्रयाग पर जो दो नदियां मिलती हैं उनका क्या नाम है, अलकनंदा और धौली गंगा। अब इससे ज्यादा सवाल नहीं आता, ना ही इससे ज्यादा स्पष्ट कोई आपको पढ़ाएगा, डिपेंड ये करता है आप पढ़ते कैसे। तो आइए अलकनंदा की यात्रा को थोड़ी और बढ़ाते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेरी पूरी गारंटी है आपको अच्छे से अच्छा नोट्स बनवाना, बहुत अच्छा मटेरियल आप तक ला के दे रहे हैं। बस डिपेंड ये करता है आप शिकायत करने के बजाय अगर आप पढ़ना शुरू करें। अब अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलकर विष्णु प्रयाग बनाई। अब अलकनंदा की यात्रा शुरू होगी।
अब अलकनंदा जैसे ही थोड़ी दूर की और यात्रा तय करती है, वैसे ही इसे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। अलकनंदा से एक नदी और आकर मिलेगी थोड़ी दूर पर, जिसे हम कहते हैं नंदाकिनी। अब अलकनंदा और नंदाकिनी ये नदियां जिस स्थल पर मिलती हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? नंद प्रयाग। उसे क्या नाम दिया जाता है? नंद प्रयाग। फिर दो सवाल आपके सामने आ गए। अलकनंदा नंदाकिनी जिस स्थल पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। या फिर नंद प्रयाग में कौन सी दो नदियां आकर मिलती हैं? उनमें से एक है अलकनंदा, दूसरी है नंदाकिनी। अब सवाल चाहे जैसे पूछे, एक भी सवाल रुकने नहीं चाहिए आपके। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंद प्रयाग, या नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदियां मिलती हैं। अब इससे ज्यादा सवाल आपके पास नहीं आएगा। एक बार पुनः रिवीजन कराते हैं। अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। दूसरा सवाल, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा जहां पर मिलती है उस स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब इसको घुमा के पूछे फिर भी आप बता सकते हैं। और तीसरी सवाल, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा जहां पर भी मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग कहा जाता है। अब इससे ज्यादा सवाल आपके लिए नहीं आएंगे और ना ही इससे अच्छे स्तर पर आपको कहीं नोट्स मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, आप पूरी गारंटी के साथ है कहीं कहीं का भी आप एग्जाम दीजिए, आपका निकलना स्वाभाविक है। बस निर्भर ये करता है आप जो पात्र लेकर आ रहे हैं वह कितना व्यापक, वह कितना विशाल है। लुटिया लेकर आएंगे तो लुटिया भर ही ज्ञान जाएगा। मेरे मत्थे का पसीना आप देख सकते हैं और मेरे मेहनत का फल आप लोग दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम निकालिए और विश्वविद्यालय में आइए, खूब अध्ययन कीजिए और सौरभ भाई का भी सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करता है तो आप लोग भी उसके लिए कीजिए। उसके बाद जैसे ही नंदाकिनी से नंद प्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा थोड़ी यात्रा तय करती है। जैसे ही थोड़ी यात्रा तय करेगी उसे एक नदी आकर मिलेगी जिस नदी का नाम है पिंडर। पिंडर नदी से आकर कौन सी हमारी अलकनंदा नदी मिलेगी और उस स्थान को कहते हैं करण प्रयाग। करण प्रयाग। तो दो सवाल और तैयार हो गए घुमा फिराकर। पहला, अलकनंदा और पिंडर नदी जिस स्थल पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? करण प्रयाग। दूसरा सवाल, करण प्रयाग पे कौन सी दो नदियां आकर मिलती हैं? तो वह है पिंडर और अलकनंदा। अब ये सवाल रुकने नहीं चाहिए, इससे कैसे भी घुमाकर आपसे पूछ ले। उसके बाद हमारी यह नदी थोड़ी और यात्रा तय करना चाहती है और करेगी भी और करती है। और जैसे ही थोड़ी दूर पर आएगी तो अब आपके लिए सवाल आएगा, यहां एक स्थल है जिसे कहते हैं केदारनाथ, और केदारनाथ से एक नदी आएगी जिसे कहते हैं मंदाकिनी। केदारनाथ से एक नदी आती है जिसे कहते हैं मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थल पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। अब फिर हमारे लिए सवाल बन गया, याद रखिएगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो विशेष उत्सुक रहते हैं बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए, एयू में एडमिशन पाने के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जियोग्राफी में आपसे पूछे जाते हैं, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो सामान्य ज्ञान में भी नदियों से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग खूब तैयार हो जाइए, कहीं से भी एक रत्ती भर जगह मत छोड़िए कि आपसे कोई सवाल छूट जाए। मैं चाहता हूं जो लोग विशेषता मुझसे पढ़े, जिन जिन टॉपिक को मैं पढ़ाऊं, उससे एक भी सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए। तो आइए फिर से देखिए, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसे कहते हैं मंदाकिनी, और मंदाकिनी अलकनंदा से जिस स्थल पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। दो सवाल और बन गए, तीन सवाल बन गए। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? केदारनाथ से, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जिस स्थल पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तीसरा सवाल, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा आकर मिलती हैं। अब अगर यहां तक हम पहुंच गए हैं तो थोड़ा एक चीज और आपको याद दिला दें, एक विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा करण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग। अब एक पांचवें प्रयाग का निर्माण हम लोग करेंगे जिसे कहते हैं देव प्रयाग, और इसी देव प्रयाग से हमारी एक नदी की यात्रा शुरू होगी जिसे गंगा नदी कहते हैं। आइए इस पर भी अध्ययन करते हैं। अब मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद थोड़ी और यात्रा तय करेगी
जैसे ही इस स्थल पर हमारी अलकनंदा नदी आती है, यहां से एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलकर आती है जिसे कहते हैं भागीरथी। भागीरथी नदी आप जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित होंगे। भागीरथी नदी यहां से निकल आती है और इसी पर एक इंपॉर्टेंट आपको बता दें, यहीं पर कहीं एक भागीरथी नदी से भीलांगना नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भीलांगना। जहां पर भागीरथी और भीलांगना नदी आपस में मिलती हैं, उस स्थल को कहते हैं टिहरी। उस स्थल पर एक बांध भी है, टिहरी बांध। टिहरी बांध, और टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। आइए कुछ सवाल और नए नए बनते हैं, उस पर विचार कीजिए। पहला, गंगोत्री नदी से भागीरथी निकलकर आती है और कहां पर मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलने से पहले एक नदी भीलांगना है। भीलांगना नदी भागीरथी से जिस स्थल पर मिलती है, वहीं पर एक बांध है जिसे कहते हैं टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में। तो बांध से भी एक सवाल आपको दे दिया गया। वो सवाल क्या है कि भीलांगना और भागीरथी जिस स्थल पर मिलती है, वहीं पर एक बांध बनाया गया। उस बांध का क्या नाम है? तो उस बांध का नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, यही भागीरथी आगे चलकर यहां पर आकर मिलती है अलकनंदा से, और यह अलकनंदा से जिस स्थल पर मिलेगी उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। हमारा पांचवा प्रयाग निर्मित हो गया। अब इसके आगे से ही रुद्रप्रयाग से ही गंगा नदी की यात्रा शुरू। अब यहां से भागीरथी और अलकनंदा को सामूहिक रूप से गंगा नदी कहा जाने लगा। अब गंगा नदी की यात्रा शुरू हो गई और इस स्थान को कहते हैं हम देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी की यात्रा शुरू ऋषिकेश से होते हुए यह आएगी हरिद्वार। अब हरिद्वार से होते हुए ये अपनी यात्रा शुरू करेगी। अब यहीं से इससे जो भी संबंधित नदियां हैं वह मिलना शुरू हो जाएंगी, इनकी यात्रा शुरू। तो अब इसके बाद यहां तक एक बार पुनः हम रिवीजन कराएंगे। आपका जितने सवाल बनते हैं उन सवाल को आपको बताएंगे। उसके बाद आइए तो हम एक बार पुनः इसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों पर और किस स्तर पर कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं उस पर अध्ययन करेंगे। देखिए एक यहाँ पर जगह है जिसे कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। सारी नदियों का केंद्र जो होगा, अब सारी नदियों की यात्रा अलकनंदा पर ही केंद्रित है। अलकनंदा को पकड़कर चलना है। अब अलकनंदा को थोड़ी यात्रा कराने के बाद एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा अलकनंदा नदी से जिस स्थल पर आकर मिलती है उस स्थल को कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो एक सवाल मेरे मित्रों बना लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले भी कराया फिर कराता हूं। अलकनंदा धौली गंगा जिस स्थल पर मिलेंगी उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग निर्मित हो गया विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा थोड़ी और यात्रा करती हैं और आकर नंदाकिनी नदी से मिलती हैं, और नंदाकिनी नदी से अलकनंदा जिस स्थल पर मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग तैयार, नंद प्रयाग। तीसरा अलकनंदा थोड़ी यात्रा और करती है और जिस स्थल पर आकर पिंडर नदी से मिलती है उस स्थल को कहते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा थोड़ी यात्रा तय की और आकर पिंडर नदी से मिली और तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग का निर्माण कर दी। अब केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। अब गंगोत्री से एक नदी भागीरथी निकलती है, वह यात्रा करके अलकनंदा में आकर मिलती है और देवप्रयाग का निर्माण करती है। तो थोड़ा और पीछे जाते हैं, थोड़ी अपनी गाड़ी को पीछे रखते हैं और यहीं पर एक भीलांगना नदी मिलती भागीरथी से मिलती है और जिस स्थल पर मिलती है, जिस स्थल पर भीलांगना और भागीरथी मिलते हैं वहीं पर एक बांध का निर्माण कर दिया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में। बांध से भी संबंधित सवाल आते हैं, तो यहाँ पर एक बांध आया था, मैंने उसकी चर्चा कर दी। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। कहां पर बना है? भागीरथी और भीलांगना जहां पर आपस में मिलते हैं। यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने
जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने सब आपको बताए। अब आपके ऊपर है, खूब मेहनत करिए, अच्छे समझिए। आप लोग मेरे साथ इतना बना के चल रहे हैं, मुझे भरोसा है। अब इसके आगे जो यात्राएं शुरू होंगी उस पर चर्चा होगी। अब मैं इसे साफ करूंगा। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। मेरा एक ही लक्ष्य व एक ही उद्देश्य है, आप लोग जहां पर भी हैं एक अच्छे जगह पर एडमिशन पा जाएं, ताकि आप लोगों के पास भी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रहन सहन का एक अच्छा जगह मिल जाए, एक अच्छा विद्यालय आपको मिल जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी हमसे जुड़े हैं, उन तक शिक्षा का अच्छा स्रोत जाए, अच्छे से अच्छा मैटर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी आपकी जो रुकावटें आती हैं उनसे आप लड़ने में मजबूत हो जाए, आपको प्रतिरोधक क्षमता दिया जा रहा है। तो आप लोग बहुत तगड़े से तैयारी कीजिए, यही उम्मीद है। देखिए अभी तक हम लोगों ने कुछ इस तरीके से अपना मॉडल तैयार किया था। अब सारी यात्राएं यहीं पर होंगी, सारी अध्ययन यहीं पर होंगी, तो उस पर हम थोड़ा विशेष विचार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारी नदी देवप्रयाग से गंगा नदी की यात्रा शुरू होती है। अब ये ऋषिकेश से आएगी, फिर हरिद्वार आएगी, उसके बाद ये अपनी यात्रा बढ़ाती शुरू हो जाएगी। तो आइए अब विचार करते हैं कौन सी गंगा कहाँ, कौन सी नदी कहाँ पर गंगा से मिलेगी। तो जैसे ही हमारी नदी ऋषिकेश हरिद्वार को क्रॉस करके आती है मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर पहले ही इसे एक नदी मिलेगी जिसे कहा जाता है राम गंगा। मैंने आपसे पहले बताया था कौन सी नदी कहां पर मिलती है, यह भी बताऊंगा आपको। तो गंगा की एक सहायक नदी मिलती है राम गंगा। कहां पर आकर मिलती है? तो यह आकर मिलती है कन्नौज। नोट करिए, राम गंगा नदी गंगा से कहां पर मिलती है? कन्नौज में। पहली सहायक नदी राम गंगा, गंगा से कहां पर आकर मिलती है? तो कन्नौज में आकर मिलती है। अब एक दूसरी गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी जिसे कहा जाता है यमुना। तो यहां पर एक जगह है जिसे कहते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री नदी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यमुना। वह अपनी यात्रा तय करते हुए अपनी बहुत सी सहायक नदियों के साथ प्रयागराज में आकर गंगा से मिलकर यहीं पर संगम का निर्माण करती हैं। और यहीं पर याद रखिए दोस्तों, कुंभ माघ मेला लगता है। तो यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलकर अपनी बहुत सारी सहायक नदियों के साथ आकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है और संगम का निर्माण करती है। अब यमुनोत्री की जो भी सहायक नदियां होंगी, तो जब हम यमुना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो यमुना को मजबूती देते हुए गंगा तक, प्रयाग तक आकर गंगा में संगम बनाने तक का जो भूमिका है अदा कराती हैं। तो आइए, प्रयागराज में हमने देखा यमुना नदी आकर गंगा से मिली, और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। उसके बाद एक नदी गोमती नदी आकर मिलती है। गोमती नदी गंगा से आकर मिलती है। कहां पर आकर मिलती है? गाजीपुर यूपी का एक जिला है। तो गोमती नदी गंगा से गाजीपुर आकर मिलती है। अब एक सवाल, 2-3 सवाल आपके लिए बने। राम गंगा गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। यमुना नदी गंगा नदी से कहां पर आकर मिलती है? प्रयाग में आकर मिलती है। गोमती नदी गंगा नदी से कहां पर आकर मिलती है? गाजीपुर में आकर मिलती है। और क्या चाहिए? इससे भी अच्छा कहीं मिलेगा मटेरियल, तो आप पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। एक कर्मनासा नदी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कर्मनासा। अब यह गंगा नदी से कहां पर मिलती है? यह चौसा में मिलती है। चौसा में। गोमती नदी गाजीपुर में मिलेगी, कर्मनासा नदी चौसा में मिलेगी। उसके बाद एक नदी आती है जिसे कहते हैं घाघरा नदी आकर गंगा में मिलती है। कहां पर? छपरा में। छपरा। तो देखिए दोस्तों, हमारी यात्रा रामगंगा, यमुना, गोमती, कर्मनासा, घाघरा पर आ गई। अब घाघरा नदी गंगा से कहां पर मिलती है? तो छपरा में मिलती है। यात्रा हमारी
शुरू हुई थी उत्तराखंड, उत्तराखंड से हम आ गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हम आ गए अब आपके बिहार में, बिहार से कहाँ जाएंगे, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से कहाँ जाएंगे, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से कहाँ जाएंगे, बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी में, वहां से बहुत व्यापक रूप धारण कर लेगी हमारी गंगा नदी। और वहां पर भी हमारी गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में अकेले नहीं जाएगी, साथ में हम तो जाएंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, तो साथ में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर जाती हैं, और जब जाती हैं तब उनका नाम गंगा नहीं रह जाता, बल्कि उनका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा भी नहीं रह जाता, जब बांग्लादेश में प्रवेश करेंगी, अभी हम आपको बताएंगे, ब्रह्मपुत्र का नाम भी बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, यमुना नहीं, यमुना यमुनोत्री नदी से मिलती है जो गंगा की सहायक नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाएगा जमुना और गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलेंगी बांग्लादेश में, इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। तो बे ऑफ बंगाल में जो जाता है, न वो गंगा जाती है, न वो ब्रह्मपुत्र जाती है, न वो मेघना जाती, फिर वो क्या जाती है, मेघना जाती है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। तो वहां तक की यात्रा होगी। हमने अपनी यात्रा घाघरा नदी पर कहा, छपरा तक देखा। उसके बाद एक नदी आकर मिलती है, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी गंगा से कहां पर मिलती है, पटना। सोन नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, विनाश का नदी कहा जाता है। तो शोक नदी बिहार का किसे कहा जाता है, तो सोन नदी को कहा जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नदी सोन नदी बिहार वालों के लिए बहुत घातक है। एक बिहारी ही जान सकता है सोन नदी का क्या महत्व है। तहस नहस करके चली जाती है सोन नदी। कहां पर आकर मिलती है, पटना में। फिर एक नदी आती है पुनपुन, बहुत छोटी नदी है, पुनपुन। इस नदी का नाम आप याद रखिए, यह भी आकर बिहार में ही मिलती है, गंगा नदी से बहुत छोटी नदी है, इसका इतना महत्व नहीं है, फिर भी याद रखिए, अगर पूछ ले पुनपुन नदी कहां पर मिलती है, वो गंगा नदी से मिलती है। पहले के सोन नदी पटना में मिली, उसके बाद पुनपुन आई, बहुत छोटी नदी मिलती है। उसके बाद एक नदी और हमारी आती है, गंडक नदी। गंडक, अब गंडक नदी कहां से आती है, तो यह नेपाल से आती है। देखिए, नेपाल भी अपना योगदान दे रहा है, तो आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। नेपाल एक नदी भेजा गंडक, और यह गंडक कहां पर आकर मिला, यह गंडक गंगा नदी से सोनपुर में आकर मिला, सोनपुर। गंडक नदी गंगा से कहां पर आकर मिल रहा है, सोनपुर में। अब यहीं पर एक नदी और आती है, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी कहां पर गंगा से मिलती है, भागलपुर। तो आइए इतना पुनः रिवीजन करते हैं। हमने देखा हमारी घाघरा नदी छपरा पर मिलती है। अब छपरा के बाद सोन नदी पटना से मिलती है, पटना में आकर मिलती है गंगा नदी से। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है। फिर उसके बाद एक गंडक नदी आती है जो नेपाल से आती है, वह कहां पर मिलती है, सोनपुर में। उसके बाद एक कोसी नदी आकर भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। गंगा की ये सहायक नदियां हैं। अब इसके आगे आइए, इसके आगे अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अब हम प्रवेश करेंगे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। अब जैसे ही हमने देखा कि कोसी नदी भागलपुर में आकर गंगा से मिलती है, अब हमारी यात्रा आगे बढ़ जाती है और यहां पर आती है एक बांध है जिसे कहते हैं फरक्का बैराज। इसे बांध ही टाइप का है जो नदी को रोककर दूसरी दिशा देता है, फरक्का बैराज। अब फरक्का बैराज में क्या होता है, यहां पर एक नदी है जिसे कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी, इस हुगली नदी को जल देने के लिए यहां पर एक बांध टाइप का बनाया गया ताकि ये हुगली नदी सूखे ना। अब इस हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी, यह दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहलाता है। देखिए, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो बिहार का जो शोक नदी है उसे कहते हैं सोन नदी को, और उस जो पटना में आकर मिलती है। और एक दामोदर नदी है, इसे पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं, जो हुगली में आकर मिलती है। फरक्का
बैराज के माध्यम से हुगली नदी को जल दिया जाता है, नहीं तो यह हुगली नदी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब उसके बाद हमारी यात्रा थोड़ी और आगे जाती है। अब यहाँ पर एक नदी आकर मिलेगी जिसे कहते हैं महानंदा। महानंदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से आकर मिलती है। अब जैसे ही महानंदा से मिली तो अब हमारी नदी का यहीं से अंत होता है। अब हम कहां पर प्रवेश कर गए, बांग्लादेश में। अब हमारी यात्रा गंगा नदी कहां शुरू हुई, बांग्लादेश। अब जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश की तो गंगा गंगा नहीं रह गई, बल्कि गंगा का क्या नाम हो गया, गंगा का नाम हो गया हमारी पद्मा। पद्मा, अब हमारी गंगा नदी पद्मा हो गई और यह बांग्लादेश में प्रवेश की और यहीं कहीं से असम से होते हुए एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। अब देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अब पद्मा प्लस जमुना आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, मेघना का। और मेघना अंततः जाकर कहां पर मिल जाती है, मेघना अंततः बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहां तक थी हमारी गंगा नदी की यात्रा। अब यहां से कोई भी सवाल नहीं रुकने चाहिए। हमने सब नदियों को एक बार क्रमबद्ध तरीके से आपको रिवीजन कराया, क्या क्या सहायक नदी थी। अब अगली क्लास में हम जमुना नदी पर अध्ययन करेंगे। मन लगाकर मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।